तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन! सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है। आप सही में अगर संसद चलाना चाहते हैं, सही में छात्रों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहते, तो उनकी डिमांड को मानना चाहिए। रमेश जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती। तो ये हम बाबा साहब की बात समझें या पैनल पर लोगों को इतिहास से समस्या है वो समझें, या इतिहास के विषय को ही समाप्त कर दिया जाए ये समझें, या इतिहास के पढ़ाना लिखाना एक सब्जेक्ट को शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर कर दिया जाए ये समझे। पता नहीं कांग्रेस को अपने इतिहास से क्या समस्या है, आरजेडी को अपने इतिहास से। और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ बहन, आपको मैं अपनी बहन मानता हूँ और महिलाओं का मैं ऐसे भी बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपके बीच में तो बिल्कुल नहीं बोला था। आपको भगाएंगे, वो दौड़ाएंगे स्टूडेंट आपको, अगर आपने यही बात कह दी जाकर जंतर मंतर पर तो कि हम इतिहास बता रहे हैं, इतिहास बताएंगे तो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। अरे बेरोजगार पड़े हैं देश के युवा बेरोजगार पड़े हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तबाही आई हुई है और आपको इतिहास पे पढ़ी है। पढ़ाइए इतिहास, बाबर के जमाने से क्या हुआ था, 5000 साल पहले हमारे देश में शून्य कैसे आया था। पढ़ाइए इतिहास पढ़ा के अगर आज के सिस्टम को सही कर सकते हैं तो सही करिए। ठीक है कंचना जी, एक मिनट प्रोफेसर गिरी को जवाब देने दीजिए। मुझे लगता है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या शिक्षा नीति में सुधार, ये छोटे सवाल रह गए। अब महत्वपूर्ण सवाल ये हो गया कि केंद्र सरकार ने अच्छे देश के युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, क्या वो सरकार एक पल भी कुर्सी पर रहने लायक है? जैसे शत्रुओं के साथ व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार जंतर मंतर पे किया गया है। और अब ये जंतर मंतर केवल दिल्ली में नहीं बचा है, जंतर मंतर पूरे देश में फैल चुके हैं। हर प्रदेश में, हर जिले में जंतर मंतर पैदा हो गए हैं, जगह जगह छात्र और नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये सब सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है, सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ है। जिस तरह पुलिस के बीच में प्राइवेट वर्दी में गुंडा टाइप लोगों को घुसा के लाठियां बजवाई गई हैं, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मौन साधे बैठे हैं। आज बीजेपी के साथ ही वो उनकी भाषा बदल रही है, अब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। अभी थोड़ी पर्चा लीक हुआ है, पर्चा लीक तो पहले से भी हो रहे थे। किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, किसको सजा हुई है आज तक? और जब सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर बैठे थे जंतर मंतर पे, तब तो कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। आपके अंदर लोकलाज होती, लोकतंत्र के प्रति आस्था होती, तो आप उस महान व्यक्ति से, जो एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, करते, उनका सम्मान करते। आप तो जिद पे अड़े हुए थे और ये जिद ने आपको नुकसान पहुंचाया है। अब जनमानस आपके खिलाफ हो गया है। इस आंदोलन ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि इसने जनमानस को बदल दिया है। जो जनमानस मोदी जी में देश का भविष्य देख रहा था, अब उसे लगता है कि ये आदमी भविष्य के लिए खतरनाक है। कंचना, क्या आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने से हम एक पारदर्शी व्यवस्था कायम कर पाएंगे, या आपका कुछ और मत है? रमेश जी, सख्त कानून जब बनता है तो अपराधी पे कार्रवाई होती है, और सिस्टम पे सबसे टॉप पे बैठा जो अपराधी है वो शिक्षा मंत्री है। उनके रहते, उनके निगरानी में, उनके मंत्रालय में लगातार पेपर पे पेपर लीक होते चले गए और अकाउंटेबिलिटी वो नहीं ले रहे हैं। अगर आप सख्त कानून बना रहे हैं तो वो जमीन पर दिखना चाहिए कि ये सख्त कानून है, और वो तभी प्रूव होगा जब आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे कि सबसे पहले आपने कार्रवाई एजुकेशन मिनिस्टर पर की, और एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के बाद आप उनके जो छोटी मछलियां और है, एक होती है बड़ी मछली, आप बड़े मगरमच्छों को छोड़कर छोटी मछलियों को पकड़कर, वो भी सीबीआई कब तक देगी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट देगी? जब जनता, जब स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को आप बर्खास्त करिए, हम मान जाएंगे कि आपका कानून सख्त कानून है, तो आप नहीं उनका रेजिग्नेशन लेकर आप ये बता रहे हैं कि आपका कानून कैसा कानून है। और जब मैं आपके साथ जुड़ रही थी रमेश जी, उसी समय मुझे एक और खबर पता चली सूत्रों के हवाले से कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं देंगे। ये खबर आ चुकी है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, और उनका कहना है कि इस्तीफा देने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी से और रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। दरअसल वो देश में बहुत बड़ा एहसान कर देंगे अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, और वही उनकी अकाउंटेबिलिटी बची है। क्योंकि जेपी नड्डा बात कर रहे हैं, उनके बिहाफ में दूसरे लोग बात कर रहे हैं, बात तो डायरेक्ट शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। स्टूडेंट से बात हो, चाहे सोनम वांगचुक जी से बात हो, चाहे अपोजिशन कंचना जी, ये तो सरकार तय करेगी ना कि हम किसको बातचीत के लिए आगे बढ़ा रहे, ये तो सरकार तय करती है। नहीं, ये सरकार तय करती है, जरूरी है। तो सारा जो है मिनिस्ट्री पीएमओ से चलता है, फिर सारा मंत्रालय फिर पीएमओ से चलता है। पीएमओ तय करेगी कि कौन, अरे जिसका मंत्रालय है, जिससे जवाबदेही मांगी जा रही है, वो बात करेगा ना। शिक्षा मंत्री कहाँ है? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सामने आते? उनके बिहाफ में जेपी नड्डा जा रहे हैं या प्रधानमंत्री खुद आए? रात में 12 बजे रील बना के डाल देने से प्रधानमंत्री जी, और तुरंत मैंने देखा जिस तरह के रेस्पॉन्स प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया पे आए, उनको लगा कि वो जेनजी की तरह वीडियो बनाकर डालेंगे तो जेनजी उनसे कनेक्ट करेगा, लेकिन जेनजी रेस्पॉन्स किया है और बहुत रिटेलिएट किया है। ये साफ दिखता है कि इस तरह से
जो स्टूडेंट है ना, ठीक है। जो जिंजी है, ओके। उनका फ्रस्ट्रेशन जाने वाला ठीक नहीं है। है। ओके। डे 1 से पार्लियामेंट सेशन से स्टार्ट होने से डे 1 से हम कह रहे हैं कि सबसे पहले पेपर लीक मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर, रीनीट में जो फ्रॉड हुआ उस पर, OMR सीट में जो फ्रॉड हुआ उस पर डिबेट होनी चाहिए। डे 1 से हम कह रहे हैं ये बात। आप तो खुद न्यूज चैनल में है रमेश जी, आपको मालूम होगा। लेकिन सरकार चाहती है कि वंदे मातरम बिल पर पहले चर्चा हो। सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर कोई डिबेट करने का समय ही नहीं अभी तय किया था। उसका मानना था कि पहले वंदे मातरम बिल पर होगा, और देश की जनता, अपोजिशन पार्टियां, स्टूडेंट सब चाहते थे पहले पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो। हम वहीं पर खड़े हैं, हम तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन आप वंदे मातरम बिल पहले लाना चाहते हैं। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो आपके लिए सेकेंडरी मुद्दा है। दूसरा, आप कह रहे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आइए। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, वो अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको सदन में खुद आना पड़ेगा। हम उन्हें उठाकर नहीं ले आएंगे, लेकर आना पड़ेगा। ऐसे आप बोल रहे हैं कि हम उनको पकड़ के लेकर आएंगे। आइए जी मंत्री जी, आइए, आप ही का सदन है, आप ही को बोलना है, आप ही की जिम्मेदारी है। ऐसा मत करिए। और वो जवाब नहीं देंगे तो फिर कौन देगा जवाब? और हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं। डॉक्टर गिरी भी तो यही कह रहे हैं कि उन्हें आने दीजिए, सदन का सामना करने दीजिए, देंगे जवाब वो। आप लोग जो सवाल उठाएंगे, जो विपक्ष सवाल उठाएगा, जो सांसद उनसे सवाल पूछेंगे, देंगे उसका वो जवाब। हाँ तो अच्छा, एक बात बताइए, सदन जब से शुरू हुआ विपक्ष आपको सड़क पे दिख रहा है, विपक्ष आपको सदन में दिख रहा है, और विपक्ष जैसे ही पेपर लीक के मुद्दे पर बात करना शुरू करता है और स्टूडेंट पे जो अत्याचार हुआ उस पर बात करना शुरू करता है, तभी सभापति महोदय जी कहते हैं स्थगित हो गया सभा, स्थगित हो गया सभा, और वहीं पर रोक दिया जाता है। पहली बात यह है कि विपक्ष कह रहा है कि साहब पहले आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए, तब हम चर्चा शुरू करेंगे। सरकार कह रही आइए, हम हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम नीट पे चर्चा कर सकते हैं, उससे जुड़े स्टूडेंट के मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं, और डिबेट हो जाने दीजिए। रमेश जी, धनंजय गिरी जी कह रहे हैं कि अपराध के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, लेकिन अपराध रुक जाता है क्या? लेकिन जब ज्यादा अपराध होता है तो कोतवाल तो बदल दिया जाता है, नहीं, कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सस्पेंड भी किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या दोबारा आपने नीट कराई? पहली बार में नीट का पेपर लीक हुआ, हंगामा हुआ, पहले तो सरकार मना करती रही कोई लीक नहीं हुआ, फिर मान लिया, दोबारा ने आपने नीट कराई, 2,79,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्या ये पर्याप्त नहीं है शिक्षा मंत्री को बदलने के लिए? और अब बयान क्या आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? एक इनके सांसद कह रहे हैं ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं, कोई कह रहा है ये आतंकवादी हैं, इनके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, इन्हें विदेशी फंडिंग की जा रही है। आप इस तरह अपने छात्रों के प्रति, अपने नौजवान के प्रति, भारत के भविष्य के प्रति इस तरह की राय रखेंगे? आप लगातार असंवेदनशील होने का परिचय दे रहे हैं। आपके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है। अगर आपने बस पे कोई ड्राइवर रखा है और वो 10 किलोमीटर बस को 20 बार टक्कर मार देता है, तो क्या ड्राइवर चेंज नहीं कर सकते आप? एक ही ड्राइवर से आपको बस चलवानी है? सवाल यह है, जो व्यक्ति हर तरह असफल हो चुका है, अपनी अयोग्यता का परिचय दे चुका है, उसे आप क्यों बनाए रखना चाहते हैं? आपको जिद क्या है? क्योंकि आपका अहम जो है टकरा रहा है, आपका अहंकार टकरा रहा है। ठीक है, बात अब देखी होंगी, मैं उस एग्जाम में अपीयर हुई थी और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि मैं एंट्रेंस सेंटर पे गई, 15 मिनट के अंदर पता चला कि पेपर लीक हो गया है। अखिलेश जी लाइव आते हैं और माफी मांगते हैं और पेपर तुरंत कैंसिल करते हैं और बच्चों को पहुंचवाते हैं उनको घर तक। दोबारा जब पेपर होता है तो उन्होंने आने जाने का टीए हर कोई हर चीज के लिए अलॉट करते हैं। और बता दूं मैम, एक भी बच्चा उसमें ना सुसाइड नहीं करता है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से, अखिलेश जी पूरी तरह से सरकार के साथ, स्टूडेंट के साथ खड़े होते हैं, माफी मांगते हैं और फिर से पेपर करवाते हैं। और ये सरकार ये अपना ईगो नहीं तोड़ रही है, ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ी है, ये माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए 2012 में भी ये हुआ और आज 2027 पे 26 में भी हम यही चर्चा कर रहे हैं, 2026 में भी हम यही चर्चा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? यह दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि जब सरकार ना अहंकार और घमंड में आकर यह बात मानने को तैयार नहीं होती है कि भले 25 बच्चे इस देश के सुसाइड कर लें मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट लीक होने की वजह से, लेकिन सरकार जब मानने को तैयार नहीं, माफी मांगने को तैयार नहीं, मुआवजा देने को तैयार नहीं होती है और इस तरह से अत्याचार करवाती है, पुलिस लाठीचार्ज करवाती है, उस पर भी माफी नहीं मांगती है, जिक्र नहीं करती है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है कि गलती हो, गलती को स्वीकार करना, एक होता है गलती हो लेकिन डटे